जी, आपको आवाज और व्हाइट बोर्ड क्लियर है? ओके। तो कल हमने क्लास में क्या पढ़ा था? कल हमने जेन प्याजे पढ़ा था और उनका जो सिद्धांत था वो किस चीज का था? उनका था मानसिक विकास पर सिद्धांत। उनका मानना था कि बच्चे का सबसे ज्यादा विकास मानसिक विकास होता है, जो कि बिल्कुल सही है। बट जो अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी अलग दी है। अब कुछ तो डिफरेंट देना था। जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फील्ड में अर्निंग तभी कर सकते हैं जब आप दूसरे से डिफरेंट हो। ठीक है, आप अपना नाम तभी बना सकते हैं जब आप किसी दूसरे से डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अब यूट्यूब पे आपने कंटेंट है, एक कंटेंट दूसरे कंटेंट से डिफरेंट होगा, वरना स्ट्राइक लग जाएगी अगर सेम सेम कॉपी कर लिया तो। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे होता है कि आप नाम तभी बना सकते हैं तो जब आप एक मतलब दूसरे के काम से अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कल हमने जीन प्याजे कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे लॉरेंस कोलबर्ग। और लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत क्या कहता है? लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत कहता है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास अवस्था से संबंध सिद्धांत। यानी आपके अंदर वैल्यूज कब आते हैं? आप वैल्यूज मतलब हमें सिखाई जाती है ना बचपन से, बड़ों का आदर करो। जैसे हम तहजीब तमीज कहते हैं एक्चुअली, कि हमारी तहजीब क्या है। ठीक है, तो यही होता है नैतिक सिद्धांत कि आपके वैल्यूज क्या हैं, है ना। तो लॉरेंस कॉलबर्ग ने क्या करा? लॉरेंस कॉलबर्ग ने जब अपनी रिसर्च कर रहे थे तो अपनी रिसर्च के वक्त पर, ठीक है, उन्होंने ये देखा कि जो नैतिक सिद्धांत है, ठीक है, बच्चों के अंदर ये अलग अलग स्टेज पर होता है। या बालक, या मतलब जो बालक की जो अवस्थाएं हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट अवस्थाओं में और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ नैतिकता इनकी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उन्होंने जब अपनी रिसर्च करी तो कुछ अवस्थाओं में उन्होंने अपनी नैतिकता का ये सिद्धांत का उन्होंने पूरा रिसर्च किया। अब उन्होंने किस किस अवस्थाओं के बारे में जिक्र करा है? द फर्स्ट अवस्था इज है पूर्व नैतिक, पूर्व नैतिक अवस्था। ठीक है, पूर्व नैतिक अवस्था ये कब से कब तक होती है? 0 से 2 वर्ष तक होती है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीवियस मोरल स्टेट, प्रीवियस मोरल स्टेज बोलते हैं हम। ठीक है, कि बच्चे की पूर्व नैतिक अवस्था, पूर्व क्या आती है? जो शुरुआत से होती है। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक ये अवस्था विद्यमान रहती है। यानी इस अवस्था रहती है 0 से 2 वर्ष तक की, यानी जन्म से लेके 2 साल तक के बच्चे में रहती है। इस अवस्था में उसे अपनी इच्छाओं, भावनाओं, अपनी फीलिंग्स, संवेगों पर नियंत्रण करना नहीं आता बच्चे को। बच्चे को कुछ किसी चीज पे नियंत्रण करना नहीं आता। ठीक है, उसकी वांट्स क्या है? वो अभी 1 मिनट पहले कोई चीज पकड़ाओ आप उसे, अगर उसकी नजर किसी और चीज पे चलेगी वो उससे छोड़ के तुरंत उस पे चला जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर कोई किसी प्रकार के कोई एक निश्चित टाइप की जैसे एक भावना होती है किसी चीज को लेके निश्चित। जैसे कि जब हम टीन एज में आ जाते हैं तो हमारी एक चीज को लेके निश्चित भावना हो जाती है कि आई लव कुकिंग, आई लव फूड, आई लव साइकिलिंग, आई लव राइडिंग। ये कुछ भी मतलब एक निश्चित चीज आ जाती है।
और वो कुछ टाइम तक के लिए रुकती है, आपको उसमें इंटरेस्ट होता है, आप उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन जब जन्म से लेके 2 वर्ष तक का बच्चा होता है, उसकी कोई भी निश्चित चीज नहीं होती, ठीक है। उसकी इच्छाएं भी अनिश्चित हैं, उसकी भावनाएं भी, एक एक सेकंड रो रहा है, एक सेकंड हंसने लग जाता है बच्चा, ठीक है। तो उनपे वो नियंत्रण नहीं कर पाता, लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं तब इन चीजों पे नियंत्रण पा लेते हैं। तो यानी बेसिकली वो अपनी मर्जी के अनुसार ही व्यवहार करता है बच्चा, इस अवस्था में अपनी मर्जी के अनुसार ही व्यवहार करता है। इस अवस्था में बालक से नैतिकता और चारित्रिक मूल्यों से संबंध बातों की आशा करना बिल्कुल बेवकूफी है। यानी इस अवस्था में, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था में बच्चों से किसी भी प्रकार की आपको उम्मीद लगाना कि वो आपके साथ नैतिक व्यवहार करे, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है। कहाँ से नैतिक व्यवहार करेगा, वो वैल्यूज कहाँ से लाएगा? उसका अभी कैरेक्टर ही डेवलप नहीं हुआ, उसको ये नहीं पता ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, वो बोलना नहीं जानता ढंग से, ठीक है। तो उससे हम क्या वैल्यूज की बात करेंगे? तो ये एक अवस्था होती है। सेकंड अवस्था होती है आपकी 3 से 6 वर्ष तक की, जिसे हम कहते हैं स्व केंद्रित। स्व केंद्रित, सॉरी, स्व केंद्रित अवस्था। और ये कब से कब तक होती है आपकी? 3 से 6 वर्ष तक। स्व केंद्रित अवस्था नाम से पता चल रहा है, स्व केंद्रित का मतलब क्या है? सेल्फ सेंटर्ड। यानी स्व मतलब सेल्फ, केंद्रित मतलब सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड में क्या सिस्टम है कि बच्चे को चाहिए हर सब कुछ चीज उसके इर्द गिर्द हो, यानी वो सेल्फ सेंटर्ड हो और सारी चीज उसके आसपास होनी चाहिए, यानी वो सेंटर्ड होना चाहिए और उसके इर्द गिर्द सब चीज घूमनी चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार सूरज है, सूरज के इर्द गिर्द सारे ग्रह घूमते हैं, इसी प्रकार इस स्टेज में वो सूरज की जगह पे बच्चा होता है और उसके घूमने वाले जो ग्रह हैं वो उसके माता पिता, उसके दोस्त, साथी, वो लोग होते हैं। तो इस अवस्था में वो क्या होता है? वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। तो सेल्फ सेंटर्ड में क्या होता है? वो चाहता है कि इस अवस्था में बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी व्यक्तित्व आवश्यकता और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती है। वो बस मैं करता है इस अवस्था में, मैं, इंडिविजुअलिटी, यानी उसकी इच्छाएं पूरी करी जाएं, वो कुछ नहीं जानता। और जो भी उसका, और सेल्फ सेंटर्ड में इसमें नैतिकता की बात करनी है हमें, तो नैतिकता का क्या सिस्टम है उसमें कि सेल्फ सेंटर्ड है ना बच्चा, तो सेल्फ सेंटर्ड में क्या चाहिए बच्चे को? अब उससे आप नैतिकता की क्या वो लगाएंगे उम्मीद? बच्चा वो नैतिकता की चीज करेगा जो उसके लिए फायदे की हो। समझ रहे हो आप? जैसे हमने देखा हो, बच्चे को जब कुछ चाहिए होता है, अच्छा नानी, दादी, बहुत प्यार से, मतलब टोन ही चेंज हो जाती है बच्चे की। और वहीं जब गुस्सा दिखाना हो तो रोके दिखा देंगे। तो क्या हो गया? और अपना मन हुआ तो किसी को हेलो भी कर देंगे, सलाम भी कर देंगे, नमस्ते भी कर देंगे, ठीक है। और अगर नहीं मन हुआ, वो इंसान नहीं सही लगा, देखने से ही सही नहीं लगा, तो मजाल है कि पूरा खानदान कह दे उस बच्चे को कि बेटा सलाम कर लो, हाथ मिला लो, बोल लो कुछ। नहीं, कुछ नहीं बोलना। तो वो बच्चे क्या होते हैं? सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों में होता है ये, ठीक है। जिनकी नैतिकता उन उनके ही उससे जुड़ी होती है, यानी उनके कल्याण से जुड़ी होती है, जो उनके लिए सही है, उनकी नैतिकता वही है। बाकी अगर गलत है तो भाड़ में जाए दुनियादारी, मेरे को तो वही करना है जो मेरा मन है। ये वो वाले बच्चे होते हैं थोड़ा बदतमीज किस्म के। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज परंपराओं को धारण करने की अवस्था। परंपराओं को धारण करने की अवस्था, करेक्ट। और ये कब से कब तक होती है? ये आपकी चलती है 7 से 13 वर्ष। यानी आप अब, सॉरी,
ठीक है, परंपराओं को धारण करने के नाम से पता चल रहा है कि बच्चे अब क्या करना है, परंपराओं को धारण करने के वक्त आ गया, उनकी अवस्था है। ठीक है, जो उनका कल्चर है, अब जो भी कल्चर है, ठीक है, किसी का मुस्लिम कल्चर है, किसी का नॉन मुस्लिम कल्चर है, किसी का जूडिज्म कल्चर है, तो जिसका भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर, वो क्या करते हैं, अब वो धारण करने लग जाते हैं। बचपन से लेके हम बच्चे को सिखाते आए, वो बोल लेता था जो हम बोलते थे, बट ही और शी डोंट अंडरस्टैंड, दे डोंट अंडरस्टैंड कि बच्चे को क्या समझाया जा रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, कि बच्चा क्या है क्या नहीं है, उसको ये नहीं पता दैट मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, बस ये है जो घर वाले उसको बताते हैं बच्चा वही मानता है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा समझदार होता है, यानी 7 से 13 वर्ष की आयु में आता है, मतलब अपने प्रीमेच्योर, मतलब अपने बचपन से निकल के थोड़ा टीनेज की तरफ आता है बच्चा, तो उसमें क्या आता है, अब वो परंपराएं धारण करने लग जाता है, धीरे धीरे चीजों को समझने लग जाता है, अपने अपने फेस्टिवल जानने लग जाता है, चीजों के बारे में क्वेश्चन करने लग जाता है। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है, 7 वर्ष से किशोर अवस्था के आरंभिक काल तक होती है, यानी 7 वर्ष से आरंभिक काल किसका है, 13 वर्ष का आरंभिक काल होता है किसका, किशोर अवस्था का। ठीक है, किशोर अवस्था तक होती है। इस अवस्था का बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता है, सोशलाइजेशन होना शुरू हो जाता है बच्चे का, स्कूल में दोस्त यार बनने लग जाते हैं। ठीक है, समाज के रूल रेगुलेशन यानी नियम कानून सब समझने लग जाता है, समाज में जो परंपरा है उनको धारण करने लग जाता है। ठीक है, बच्चे को अच्छाई बुराई थोड़ी समझ आने लग जाती है कि अच्छा ये चीज है, अच्छा ये बुरी है। ठीक है, बच्चा इसका, और इन सब चीजों से क्या होता है, उसका नैतिकता का विकास होता है। एक्चुअल विकास इस एज से शुरू होता है बच्चे का नैतिकता का, क्योंकि इसके अंदर वो कोई सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, इसके अंदर वो समझदार हो चुका होता है। ठीक है, और बच्चा इतना समझदार होता है कि वो किसी चीज को ना ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, यानी किसी और दूसरे समाज के समुदाय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, और उसको ये चीजें समझ आने लग जाती हैं कि हमें हर किसी की बराबर से इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, आखिर हम है तो सभी इंसान, कुछ लोगों ने मतलब अपने बुरे कर्म लोगों के बीच में फैला दिए हैं, जिसकी वजह से लोग थोड़े बेवकूफ है, अगर अपने पूर्वजों को देख ले तो कम से कम थोड़ा उनको ये आए कि लोग पहले किस प्रकार रहा करते थे। देखो, आज से करीबन जो पहले लड़ाइयाँ वगैरह करी हैं राजा महाराजाओं ने, तो और लड़ाइयाँ आज तक हो रही है, पहले की लड़ाइयाँ खून खराबे से होती है, आज की लड़ाइयाँ डिजिटल हो गई हैं बेसिकली। ठीक है, तो पावर एक ऐसी चीज रही है, जब से ये शायद दुनिया बनी है, जब से ही पावर का जो नशा है वो सबसे खतरनाक नशा है इस दुनिया का। ठीक है, पावर का नशा जिसको चढ़ जाए, फिर वो कभी किसी इंसान के सर से उतरता नहीं है। ठीक है, तो दो नशे कभी नहीं चढ़ने चाहिए, एक पावर का और एक घमंड का। तो बेसिकली यही है कि परंपराओं को बच्चा धारण करने लग जाता है इस अवस्था में। ठीक है, तो फोर्थ इज आधारहीन आत्म चेतनावस्था, यानी बेसलेस सेल्फ कॉन्शियस, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। इस अवस्था में क्या करता है, किशोर अवस्था से जुड़ी हुई है, ये भी अवस्था किससे जुड़ी हुई है, किशोर अवस्था से, बट ये डिफाइंड नहीं है, मतलब ये मान लीजिए सिर्फ किशोर अवस्था से जुड़ी हुई है। इस अवस्था में बालकों का सामाजिक शारीरिक तथा मानसिक विकास अपने चरम पर होता है। अब देखो, जैसे कि इस अवस्था में यानी किशोर अवस्था से जुड़ी है, किससे जुड़ी है, किशोर अवस्था से, किशोर अवस्था से। ठीक है, ये ये जो आधारहीन आत्मचेतन अवस्था है, ये किससे जुड़ी है, किशोर अवस्था से। और किशोर अवस्था का मतलब मैंने आपको बताया था जब मैं आपको किशोर अवस्था समझा रही थी। इसके अंदर क्या था कि मानसिक विकास और शारीरिक विकास और सामाजिक विकास बच्चे का कहाँ पर होता है, चरम सीमा पर होता है, यानी टॉप पर होता है। बच्चे का ऑलमोस्ट जन्म से लेकर अब तक जो विकास हुआ है, उस विकास में सबसे ज्यादा टॉप पर होता है आपका टीनेज। टीनेज में इसलिए भी बोला जाता है कि आपके अंदर इतने ज्यादा, इतने एक्सट्रीमली और इतनी जल्दी और इतनी तीव्रता के साथ
जो चेंजेस आते हैं, जो फिजिकल भी आपके चेंजेस होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स में, ठीक है, और जो आपका सामाजिक रूप से आप चेंज हो जाते हैं, आप एकदम सडनली थोड़ा बड़ा बड़ा फील करते हैं, तो आप क्या है चीजों को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, ठीक है। और फिर अब इसके अंदर आता है आपका आत्मचिंतन। अब आप अपने बारे में सोचने लग जाते हैं, आत्मा का चिंतन करने लग जाते हैं, ठीक है, कि ये कैसे है। और आपके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके अंदर मैं की भावना भी आ जाती है, ठीक है, कि मेरा मानना है कि लोग उसको सुने, लोग मुझे माने, ठीक है, मेरी कही हुई बात को इम्पोर्टेंस है। अब इसके अंदर बच्चों के अंदर किशोरावस्था में वो रहता है कि क्या बोलते हैं, अ, वो एक होता है ना वो वाली भावना, कि मतलब मैं लीडर टाइप वाला सिस्टम, कि अपनी बात कहलाने के लिए इस एज में क्या करते हैं बच्चे, खुद को सेटिस्फाइड करते हैं कि मैं सेटिस्फाइड हो रहा हूँ, दैट मीन्स ये ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ये आत्मचेतना अवस्था आधारहीन, इसके लिए इसलिए इसको आधारहीन बोला गया है कि बिल्कुल बेसलेस ही है। बच्चे जिस तरीके से मतलब करते हैं, अब कुछ ही बच्चे होते हैं जो बहुत समझदार होते हैं, जो चीजों को सही तरीके से लेते हैं, लेकिन 90% जो बच्चे होते हैं, उनके जो बातें होती हैं वो बिल्कुल बेसलेस होती हैं। देखा होगा आपने, अगर आप स्कूल वगैरह पढ़ाया है या कुछ भी अपने घर में या आस पड़ोस में आपने देखा होगा, कितनी बड़ी बड़ी बातें मारते हैं बच्चे, ठीक है, हम ऐसे कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम ये गाड़ी खरीदेंगे, हम वो खरीदेंगे। तो बिल्कुल आधारहीन बेसलेस होती है, उनका खुद का अभी कुछ फ्यूचर नहीं होता और बातें वो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, ठीक है। तो एक किशोर अवस्था में ये दोनों तरीके की अवस्थाएं होती हैं, बहुत ज्यादा होती है बच्चों के अंदर, अलग अलग तरीके के फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर वो बच्चों को प्यार मोहब्बत होने लग जाता है, ठीक है, नफरत पैदा हो जाती है लोगों के बीच में। तो ये थोड़ा इस वाली किस्म की चीज है, ठीक है। द फिफ्थ इज आधारयुक्त आत्मचेतना। आधारयुक्त आत्मचेतना, अब इसमें क्या है, आधारयुक्त यानी ग्राउंडेड, आधारयुक्त, ग्राउंडेड सेल्फ कॉन्शियस, इसका मतलब है सेल्फ कॉन्शियस। और जो आपने पढ़ा है बच्चे, इसमें क्या हो जाता है, मैंने बताया था ना चेतनावस्था में सेल्फ कॉन्शियस, ये आ गया आत्म, और ये सेल्फ क्वेश्चन आधारित यानी बेसलेस, बेसलेस इसकी इंग्लिश है बेसलेस सेल्फ कॉन्शियस। तो बेसलेस सेल्फ कॉन्शियस का मतलब ही समझ आ गया होगा कि उनका सेल्फ कॉन्शियसनेस ना बेसलेस है। अगर सुनोगे ना आप, देखो सेल्फ कॉन्शियस होना इज अ गुड थिंग, ठीक है, कि अगर मैं या आप कहीं भी बाहर निकले, आपने किस तरीके के कपड़े पहने, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपने कैसा खाना खा रहे हैं आप, ठीक है, कैसा रहन सहन हो रहा है, तो लोग आपका देखते हैं, फिर आपको बोलते हैं यार मतलब तुम अपने ऊपर थोड़ा काम करो ना, अपने ऊपर थोड़ा अपने आप को डेवलप करो। तो क्या होता है, आपको सेल्फ कॉन्शियस होना जरूरी है कि जब मैं बाहर निकलूं तो यार हमारे हुजूर ने हमारे मतलब हुजूर और हमारे क्या बोलते हैं खुदा ने इतनी बड़ी बात कही है कि जब आपको जो शोहरत दी जा रही है, ठीक है, वो आपके जिस्म पर, आपकी सवारी पर, जिस्म यानी आपके लिबास वगैरह पर, ठीक है, और आपकी सवारी पर और आपके घरों में, ठीक है, नजर आना चाहिए। तो मेरे को कोई गलत नहीं लगता ये काम, ये बड़े बड़े जो लोग हैं जिनके पास बहुत अनाप शनाप शोहरत पड़ी है, पैसा पड़ा है, अगर वो अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं तो बिल्कुल क्या बुराई है इसके अंदर, बल्कि खर्च करना चाहिए। सबसे पहले नीड तो हमारा शरीर है, ठीक है, आपको इस शरीर को सबसे सही रखना चाहिए। चीजें देर से समझ आती हैं बट सेल्फ कॉन्शियस होना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। बट जो टीनेज में बच्चे सेल्फ कॉन्शियस होते हैं वो बिल्कुल बेसलेस है, जैसा कि मैंने आपको समझाया, ठीक है। मैं वो करते हैं ना वो बच्चे, वो मैं वाले, तो उनका बिल्कुल बेसलेस है, वो मैं करते रह जाते हैं और कुछ नहीं होता उनका, ठीक है। और ये होता है आधारयुक्त आत्मचेतना, इसके अंदर क्या है आपका ग्राउंडेड,
ग्राउंडेड सेल्फ कॉन्शियस, यानी यह नैतिक विकास की चरम अवस्था है। यह आपकी क्या है? टॉप स्टेज है। किसकी? नैतिक विकास की टॉप स्टेज। इस विकास इसमें विकास बालक की भली भांति परिपक्व ग्रहण करने के बाद होता है। यानी अब ये जो विकास है कि बच्चे ने भली भांति अपनी सारी, मतलब अब वो अच्छे तरीके से उसका विकास हो गया है, अब वो इसको ग्रहण कर रहा है। इस अवस्था में जिस प्रकार की नैतिक इस अवस्था में जिस प्रकार के नैतिक आचरण और चारित्रिक मूल्यों की बात की जाती है, व्यक्ति विशेष से की जाती है, उसके पीछे केवल उसकी भावनाओं का प्रवाह, केवल उसकी भावनाएं नहीं होती बल्कि उसकी मानसिक शक्तियों का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? सिर्फ आपकी भावनाएं नहीं है, अब बच्चा बड़ा होने लग रहा है। ठीक है। अब उसके जो कैरेक्टर है, अब उसके अंदर नैतिक मूल्य जो है, नैतिक मूल्य जो उसकी वैल्यूज हैं, वो अब बहुत अच्छे से उसके अंदर ग्रहण कर रहा है। ठीक है, ग्रहण कर रहा है। उसके बाद उसकी भावनाओं में सिर्फ उसकी भावनाएं नहीं, एक मिनट। हम्म कि वो अच्छे से अब उसके जो है फीलिंग्स वगैरह पे कंट्रोल करना सीख गया है वो अपने। ठीक है। अब वो अपने दिमाग का भी सही इस्तेमाल करता है कि क्या बोलते हैं, सोच समझ कर उसकी मानसिक जो शक्ति हैं उसका भी उचित प्रयोग कर रहा है बच्चा, सोच समझ कर। ठीक है। अब वो सेल्फ कॉन्शियस करे, तो अब उसका सेल्फ कॉन्शियस करना ग्राउंडेड है, यानी वैलिड है। ये बच्चे का सेल्फ कॉन्शियस करना अब वैलिड है। ठीक है। अब ये थोड़ी ना है कि जैसे मतलब जो अभी हमने बेसलेस वाली पढ़ी, वो एक्चुअल में वाकई में बेसलेस होता है, क्योंकि उसमें सेल्फ कॉन्शियस जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ, बट मेरा पर्सनली मानना है ऐसा कि सेल्फ कॉन्शियस होना बहुत अच्छा है, बट एक एज के बाद। ऐसे नहीं कि आप टीन एज में मैं कर रहे हैं। हम जिस एज में हैं, अब होना सेल्फ कॉन्शियस अच्छा है, क्योंकि आप अपनी ही केयर कर सकते हैं, आपकी केयर करने कोई नहीं आएगा। ठीक है। और सेल्फ कॉन्शियस में बहुत सारी चीजें आती हैं, सिर्फ मेकअप और कपड़े नहीं आते। ठीक है। द नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पे खत्म कर लिया अपना लॉरेंस कॉलबर्ग। ठीक है। उनका नैतिक सिद्धांत समझ आ गया आपको? लॉरेंस कॉलबर्ग का बताएं एक बार। आपको लॉरेंस कॉलबर्ग का नैतिक सिद्धांत समझ आ गया? आंसर जल्दी किया कीजिए। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं वाइगोस्की। नेक्स्ट है आपका लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की का सामाजिक विकास। अब आपके इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जीन पियाजे का सिद्धांत किसके ऊपर था? किसके ऊपर था? आंसर करें। जीन पियाजे का सिद्धांत। क्वेश्चन आते हैं ऐसे, जीन पियाजे का सिद्धांत किस पर था? हाँ, संज्ञानात्मक विकास या फिर मानसिक विकास। ठीक है। और लॉरेंस कोलबर्ग का किस पर था? नैतिक विकास पर। ठीक है।
बेसिकली लॉ, ये विकास का जो सिद्धांत है नैतिक वाला, ये जीन पियाजे ने ही स्टार्ट करा था, बट उन्होंने फिर इसको छोड़ दिया था। फिर इस पे जो रिसर्च करी थी वो लॉरेंस कोलबर्ग ने करी थी। ठीक है। ले वाइगोस्की का सिद्धांत किस पर संबंधित है? सामाजिक विकास पर। ठीक है, याद रखिएगा। अब वाइगोस्की का, इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट तो नहीं है, बट मैं आपको इसमें समझा दूं कि वाइगोस्की का मानना था, वाइगोस्की का मानना है कि बच्चे का जो सारा जो भी विकास है, मनोसामाजिक, हाँ बेटा सामाजिक विकास ही बोलते हैं उसको। मनो तो वो लग जाता है साइकोलॉजी की वजह से। ठीक है। मेन सामाजिक विकास है लेव वाइगोस्की का, कि बच्चे का सामाजिक विकास क्या है। सामाजिक विकास बच्चे का, ये लेव वाइगोस्की कहते हैं, वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे का जो सिद्धांत से ये बताया कि बालक के सभी प्रकार के विकास से उसके सामाजिक परिवेश का विशेष योगदान होता है। यानी बच्चे के अंदर जितने भी प्रकार के विकास हो रहे हैं, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो उसका सामाजिक परिवेश होता है। सामाजिक परिवेश, सामाजिक परिवेश यानी बच्चा किस तरीके का समाज में रह रहा है। ठीक है। बच्चा किस तरीके के लोगों के बीच रह रहा है, किस तरीके के, मतलब वहां पे बातें होती हैं, ये जो भी आसपास का माहौल कैसा है। ठीक है। समाज में उसे जिस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, उसका विकास भी उसी प्रकार का होगा। अगर सुविधाएं अच्छी होंगी तो बच्चे का अच्छा विकास होगा, अगर सुविधाएं अच्छी नहीं होंगी तो कैसे विकास होगा। जैसे कि अब अगर समाज में अगर हम बात करें, गांव और शहर को कंपेयर करें, तो देखो गांव के बच्चों का विकास और शहर के बच्चों का विकास दोनों ही डिफरेंट तरीके से। वहां के बच्चों में क्या डिफरेंशिएट है और यहाँ के बच्चों में क्या डिफरेंस। यहाँ उनको फैसिलिटीज है बहुत तरीके की, गांव में उस तरीके की फैसिलिटीज नहीं है। यहाँ उनको घर से जाना है तो उनके पास वे ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत तरीके के हैं। ठीक है। बट वहीं गांव वाले बच्चे को अपनी फैमिली के अलावा तो वो अकेला निकल भी नहीं सकता। ठीक है। और बच्चे का रहन सहन, बोलने का तरीका। ठीक है। गांव में लोग होते कम पढ़े लिखे होते हैं, शहर में लोग पढ़े लिखे होते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे थोड़ा सा, आप जब बाहर निकलते हैं तो आपको उसी तरीके से बात करनी पड़ती है। ठीक है। आज भी गांव को लोग थोड़ा सा शहर की भाषा नहीं समझ पाते हैं। ठीक है। कुछ वर्ड्स नहीं समझ पाते हैं, इवन शहर वाले लोग गांव के लोगों की भाषा नहीं समझ पाते हैं। तो आपका परिवेश बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो बच्चे का विकास उसी तरीके से होता है, जो भी सुविधा उसको उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है। उसका विकास उसी प्रकार होगा। ठीक है। सभी प्रकार की सुविधाओं की अनुपलब्धता की स्थिति में है या पड़ेगा। यानी आप एक बार बताएं, अगर बच्चे के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है, यानी वो खुले में जाके मतलब वॉशरूम या खुले में जाके वो अपना फ्रेश हो रहा है। ठीक है। उनके घर पे ढंग से छत नहीं है, खुले में सोते हैं वो। ठीक है। कपड़े अच्छे नहीं पहन पाते हैं क्योंकि है ही नहीं, उनके पास सुविधा नहीं है कपड़े पहनने की, रहने की सुविधा नहीं है, अच्छा खाना खाने की सुविधा नहीं है। तो एक बात बताएं, जब उनके पास, ये तो बेसिक नीड है हर इंसान की, ये सबसे पहले बेसिक नीड है। सबसे पहले क्या? शरीर स्वस्थ हो, घर पे छत हो, सर पे छत हो। ठीक है। उसके बाद क्या है? शरीर पे कपड़ा हो। ठीक है। अच्छा खाना हो। ये तो हमारी नेसेसरी है ना चीज। उसके बाद हमारी इच्छाएं आती हैं कि हमें गाड़ी भी लेनी है, कि हमें शादी वाले कपड़े लेने हैं, ऐसे ऐसे मतलब अनाप शनाप लोगों की वांट्स तो अनलिमिटेड है, और बस हमारे पास जो संसाधन है वो ही लिमिटेड है। ठीक है। और इंसान की वांट्स कभी खत्म नहीं होती, जो इंसान मरता है उसके साथ ही उसकी वांट्स खत्म होती हैं। यानी जन्म से ही आपकी वांट्स शुरू हो जाती है और आपकी मृत्यु तक चलती है। तो अगर बच्चे के पास ये बेसिक नीड भी नहीं है तो उसका तो मतलब इम्पॉसिबल ही है विकास। ठीक है। अब तो खैर बहुत अच्छा कर दिया है चीजों को लेके शहर में भी। तो पहले के लोगों के बच्चे नहीं पढ़ा पाते थे, वो फ्री स्कूल में नहीं पढ़ा पाते थे। रीजन कि बच्चे को खाना भी देना होगा, तो अब वो ये मिड डे मील चलाया गया, ये रीजन इसी के पीछे था कि मिड डे मील चलाया क्यों गया था। बच्चों, पेरेंट्स को लालच दिया गया था हर महीने कि बच्चों को एज ए स्कॉलरशिप मिलेगी।
ठीक है, स्कूलों में स्कॉलरशिप दी जाती थी, बच्चों को पूरी ड्रेस, जूते से लेकर उनकी पूरी ड्रेस दी जाती थी, उनके सर्दी का स्वेटर भी दिया जाता था, ठीक है, बैग, शूज, सॉक्स, ठीक है, टाई, सब कुछ दिया जाता था, ताकि पेरेंट्स क्या है इस बहाने से बच्चों को भेजे स्कूल। फिर मिड डे मील स्टार्ट किया गया। मिड डे मील में क्या था, बच्चे को खाना दिया जाता था, ठीक है, ताकि बच्चे क्या है, क्योंकि वो इतने कुपोषित थे, जो गरीब तबके के जो लोग हैं, वो एक्चुअल में कुपोषित थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास एक वक्त की रोटी ढंग से नसीब नहीं थी। तो क्या था, वो मिड डे मील की वजह से, खाने की वजह से, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं खाएगा तो इंसान मर जाएगा, नहीं पानी पिएगा तो मर जाएगा, ठीक है? वो तो शरीर का एक तरीके से फ्यूल है। तो सामाजिक सिद्धांत में आपका यही है कि बच्चे को अगर जो ये मिल रही है, जो फैसिलिटीज मिल रही है बच्चे का, जिस प्रकार की उसे फैसिलिटीज मिल रही हैं, उस प्रकार से उस बच्चे का विकास अच्छा होगा, ठीक है, उस प्रकार से उस बच्चे का विकास प्रॉपर तरीके से होगा, ठीक है। तो हमारा समाज बहुत बड़ा योगदान देता है हमारे विकास में, ठीक है। जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफी दूर होता है। अब एक बात बताओ, जो जन्म के समय बच्चा अपने घर के अंदर ही है, अभी तो वो बाहर निकला ही नहीं, वो तो जानता ही नहीं, वो तो धीरे धीरे माँ बाप को जानता है, ठीक है। बेसिकली बच्चा बाप को भी नहीं जानता, बच्चा बाप को जानता है करीबन 1 से 1.5 साल में। बच्चा जानता है अपनी माँ को सबसे पहले, ठीक है। वो माँ से जिस तरीके से रह सकता है, वो किसी और के साथ नहीं रह सकता, ठीक है। बच्चा अपनी माँ को सबसे पहले जानता है। वह अत्यधिक स्वार्थी होता है, बच्चा स्वार्थी होता है, उसे केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की चाहत होती है। अब बच्चे को क्या शारीरिक क्या है उसकी शारीरिक आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं क्या है बच्चे की, दूध पिलाना है, दूध पीना है उसको, ठीक है, उसको खाना खाना है, उसको पानी पीना है, उससे अलावा उसकी क्या शारीरिक अवस्था है, ठीक है। बच्चा खुद तो कपड़े पहन नहीं सकता, वो तो माँ बाप देखते हैं, अच्छा, उसके कपड़े चेंज कराना, बच्चे ने कपड़े गंदे कर लिए हैं कुछ भी, तो बहरहाल इर्द गिर्द घूमता है, और उसमें बच्चे के ही बारे में बात होती है, बच्चे के बारे में ही सोचा जाता है। बेसिकली बच्चा पूरी तरीके से समाज से दूर रहता है, और वो दूसरों की अब उसे अपने बारे में सोचता है। उसके बाद उसे कोई दूसरों लोगों की कोई चिंता नहीं रहती, कि दूसरे क्या करेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो जो भी इर्द गिर्द है वो इतने से बच्चे में चलता है। जब बालक बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, अब बाल्यावस्था से निकल गया बच्चा, अब किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहा है, तो उसमें लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है, ठीक है। यानी जो बच्चे में जो जेंडर का है, ठीक है, बॉयज बॉयज में रहने लग जाते हैं, गर्ल्स गर्ल्स में रहने लग जाती हैं, मतलब वो चेंज आ जाता है, एकदम से बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो वो चेंज आ जाता है, बॉयज बॉयज में रहने लगता है, गर्ल्स गर्ल्स में रहने लग जाती है, ठीक है। क्योंकि आप में क्या है, इसी एज में क्या होते हैं, बच्चे गलत काम भी करते हैं, ठीक है, और इस एज में डर भी लगता है कि क्या बोलते हैं बच्चे किसी गलत राह पर ना निकल जाएं। तो बेसिकली है इसके अंदर क्या है, लोग जेंडर की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। इस आयु में अधिकतर किशोर किशोरियां अपने वह समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं, यानी क्या, और बच्चा याद रखना, बच्चा हमेशा एक्टिव होना चाहिए, कहीं भी एक्टिव आ जाए आंसर आपका वही सही है, ठीक है, बच्चा एक्टिव होना चाहिए जरूर। तो क्या है, अपने अपने समूह में रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो किशोर हैं वो क्या करते हैं, अपने अपने समूह में रहते हैं, बॉयज बॉयज वाले में रहते हैं, गर्ल्स गर्ल्स में रहते हैं। किशोरों में समूह के प्रति ये भावना ये केवल टोली या गिरोह विशेष तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि वे विद्यालय, समुदाय, प्रांत और राष्ट्र तक व्यापक बन जाती है। यानी क्या है, किशोर अवस्था का क्या है कि इनके जो ग्रुप है ना, इनको बहुत बड़े चाहिए होते हैं। सिर्फ इनके ग्रुप एकदम ऐसे नहीं रहते कि क्या बोलते हैं, छोटे मोटे की 2-3 लोगों के, नहीं नहीं, पूरी पूरी क्लासों में बड़े बड़े ग्रुप बना लेंगे, 10-10 15-15 लोगों के बीच में, फिर पूरे स्कूल में बन जाता है एक फेमस, इतना बड़ा ग्रुप है, ठीक है। फिर इसी तरीके से वो फेमस हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर चाहत होती है फेमस होने की। जो टीनेज होती है, वो चाहते हैं कि लोग हमें जाने पहचाने, हमारा नाम हो। इस एज में बच्चे बहुत ज्यादा इस चीज को मानते हैं। इस अवस्था में सहानुभूति
सहयोग, सद्भावना, परोपकार और त्याग में अच्छा सामंजस्य देखने को मिलता है। यानी एक अच्छा संबंध देखने को मिलता है। इस एज में क्या करते हैं बच्चे, एक दूसरे को सहानुभूति दिखाते हैं, ठीक है। फिर एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, एक दूसरे के लिए सद्भावना भी रखते हैं और परोपकार भी करते हैं। परोपकार यानी किसी पे एहसान करना, ठीक है। और त्याग भी करना कि चल, वो करते नहीं है दोस्त, यार चल मैं पढ़कर आया था, यार मैं पढ़कर नहीं आया, तेरे नंबर अच्छा आ जाएंगे, छोड़ ना, तेरे दोस्त के लिए मैंने छोड़ दिया, पेपर ही नहीं दूंगा मैं आज अपना। बच्चे एक्चुअल में करते हैं इस एज में कि मैं पेपर ही नहीं दूंगा, टेंशन नहीं ले, दोनों की मार्क्स आएंगे, दोनों ही फेल होंगे, तू परेशान ना हो। ये वाला बहुत त्यागीले होते हैं इस टाइम। तो ये मतलब बहुत ज्यादा सम्मत देखने को मिलता है। व्यक्तित्व विशेषताओं के अतिरिक्त सांस्कृतिक, परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, यौन संबंधी स्वतंत्रता और जानकारी आदि सामाजिक रुचि और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है, ठीक है। अब बच्चों को क्या करती है, सामाजिक चीजें किस चीज में उनको प्रभावित करती है, सांस्कृतिक, परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। अब जब टीनेज में जब आप बाहर निकलते हैं, तो जब आप ये देखते हैं कि दूसरे बच्चों के तो पेरेंट्स की और उनके घर के हालात ठीक है, तो बच्चे के इस एज में क्या होता है, थोड़ी सी एक भावना जागती है कि यार मैं पढ़ लिख कर या थोड़ा अच्छा काम करके, पढ़ लिख के जॉब वॉब करके अपने घर के हालात ठीक करूंगा या करूंगी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अपने घर के हालात ठीक करूंगी, अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करूंगी, ठीक है। तो समाज में निकल के आते हैं, सांस्कृतिक चीजों से आप जुड़ने लग जाते हैं, ठीक है। फिर इस टाइम पर आपको नई नई चीजें जानने की इच्छा हो जाती है, ठीक है। जैसे कि जेंडर से रिलेटेड, अपने अपने जेंडर से रिलेटेड। दूसरी चीज की क्या बोलते हैं, बच्चों को अपने एक आजादी चाहिए होती है कि हमें छोड़ दो हमारे हाल पर, मतलब बेसिकली उनको लगता है सिर्फ उनके समझने वाले, उनके जो सबसे ज्यादा प्रिय हैं, उनके अपने दोस्त हैं। जबकि ये नहीं पता था सबसे ज्यादा बेकार दोस्त, मतलब एक मान, कभी भी 10-12 दोस्त अच्छे नहीं होते, हमेशा एक या दो दोस्त ही अच्छे होते हैं, वो भी बहुत नसीब वालों को मिलते हैं। बाकी आजकल तो पूरी मतलबी दुनिया है, ठीक है। तो समाज का सबसे बड़ा प्रभाव इसी तरीके से बच्चों पर, ठीक है। जब बच्चा बाहर निकलता है, चीजों को अंडरस्टैंड करने लग जाता है, चीजों को ग्रहण करता है, तो उसका बहुत ज्यादा उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब बच्चे कुछ बदतमीज होते हैं, जो क्या करते हैं कि ये देखा नहीं कि क्या बोलते हैं घर के हालात ठीक नहीं है, और बाहर देख कर आ गया, अच्छा उसके पास उसके फादर ने, जैसे एक्चुअल में मैंने देखा है, मेरी ही किसी के रिलेटिव के घर में मैंने देखा कि बहुत बड़े स्कूल में उन्होंने एडमिशन करा रखा, जबकि वो नॉर्मल मिडिल क्लास है, ठीक है। तो मतलब ठीक है, बट उनकी हैसियत से ऊपर उन्होंने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा रखा। अब वहां पे बच्चे हैं भाई, वो बहुत अमीर अमीर घर के बच्चे हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स बाहर आउट ऑफ इंडिया कर रहे हैं, वो हर साल आउट ऑफ इंडिया का ट्रिप कर कर आते हैं स्कूल में। वहां पे क्या होता है, स्कूल में शायद फोन अलाउड होते हैं, या धोखाधड़ी से लेकर आ जाते हो बच्चे। तो बेसिकली उनके पास 1-1 लाख के फोन उनके हाथ में। तो बच्चा घर पे आके जिद करता, अब देखकर तो बुरा लगेगा ही कि भाई उनके पास फोन है, मेरे पास तो फोन नाम की चीज ही नहीं है, ठीक है। अब उनके पेरेंट्स ने दे रखा, उनके पेरेंट्स अपनी जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। बच्चों को डाल दिया, मेड लगा रखी है, ठीक है। आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, कभी कभार आते हैं, बच्चे से मिल लेते हैं। बच्चा दादी के पास पड़ा हुआ है, तो वो क्या ही करेगा, वो मोबाइल चलाएगा, लैपटॉप चलाएगा, गेम खेलेगा, बाहर की दुनिया देखेगा। तो ये एक्चुअल में है, ये चीज है, बिल्कुल मेरी आंखों देखी हुई है। तो वही फिर कि नया मोबाइल दिलाओ, कहाँ से दिलाया जाएगा। अब उनके पेरेंट्स तो भैया कमा रहे हैं तो उन्होंने दे दिया। अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग थोड़ा छुटकारा भी पाना चाहते हैं कि क्या बोलते हैं, बच्चे को मोबाइल दे दे, वो अपने में लगा रहेगा। और उन बच्चों का आप विकास भी देखना जिनके पेरेंट्स उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। जब वो बच्चे जवान हो जाते हैं ना, तो उनको फर्क नहीं पड़ता उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ठीक है। उनको बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो फिर अपनी लाइफ ही जीते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं।
वाइगोस्की का सिद्धांत सामाजिक विकास पर पूरा बेस है और सबसे बड़ी बात कि ये बिल्कुल वैलिड है। अगर हम आसपास देखें तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कि हमारा परिवेश, हमारा आसपास का जो माहौल है वो बहुत डिपेंड करता है हमारे विकास के लिए, ठीक है। तो आपको ये क्लियर है दोनों, लॉरेंस कोलबर्ग और ये लेव वाइगोस्की के सिद्धांत? क्लियर है? क्योंकि मैं क्लास यहीं पे, क्योंकि मुझे एक इम्पोर्टेंट मतलब डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, तो जान। क्लियर है? अरे भाई आंसर आंसर करें। आंसर किया कीजिए, मेरे को कम से कम 6 बार बोलना पड़ता है। चले ठीक है, कल करते हैं फिर।